हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में आज भी खाद्य तेल के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। एक समय था ये निर्भरता खाद्यान्न के क्षेत्र में भी थी, बागवानी के क्षेत्र में भी थी, लेकिन आज खाद्य तेल को छोड़ दें तो सामान्य तौर पर खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से भारत काफ़ी अग्रणी अवस्था में है। लगातार प्रधानमंत्री जी की 2014 के बाद यह कोशिश रही है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं और जिन जिन क्षेत्रों में हम आयात पर निर्भर करते हैं उन क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता हमारी सने सने कम होनी चाहिए। और इसलिए तिलहन का जो क्षेत्र है, दलहन का क्षेत्र है, इस पर निश्चित रूप से सरकार की चिंता काफ़ी रही और दलहन की दृष्टि से जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्य तेल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो और उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से लगातार भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और उसका परिणाम भी परिलक्षित हो रहा है। सीड ऑयल और पाम ऑयल, ये मिशन दो हिस्सों में चलता था। ऑयल सीड की दृष्टि से भी भारत सरकार काम कर रही है और पिछले दिनों आप सब ने देखा रबी के सीजन के समय हम लोगों ने नए अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों के बीच में वितरित किया और काफ़ी उस दिशा में रकबे में भी बढ़ोतरी हुई और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अभी भी हमको अपनी आपूर्ति के लिए ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है और जिसमें बड़ी मात्रा पाम ऑयल की है। ये लगभग कुल आयात का 56% हिस्सा पाम ऑयल से आता है। हमारे देश में ICAR ने स्टडी की थी और उसके अनुसार ये पाया था कि देश में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिसमें पाम ऑयल की खेती की जा सकती है और विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में देखें तो 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि ऐसी है जो पाम ऑयल की खेती के लिए अनुकूल है। पिछले दिनों भी पाम ऑयल पर काम हो रहा था और अनेक किसान उससे जुड़े थे। लगभग 12 ऐसे राज्य हैं किसी न किसी रूप में पाम ऑयल की खेती में काम कर रहे थे, लेकिन सामान्य तौर पर उनके सामने चुनौतियां भी थी, क्योंकि पाम ऑयल का पौधा जब हम रोपते हैं तो उसमें फल आना और मुनाफा मिलना ये लगभग 5वें वर्ष के बाद और पूरी मात्रा में 7वें वर्ष में मिलता है। तो एक तो सामान्य जो छोटा किसान है उस किसान के साथ ये स्थिति बनती है कि वो 5 साल 7 साल तक इंतज़ार कैसे करे। दूसरी उसके सामने चुनौती थी कि अगर वो खेती करने में सफल भी हो जाए तो तेल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं और उसके कारण कभी बढ़ जाते हैं तो किसान के लिए थोड़ा ठीक है
और कभी घट जाते हैं तो किसान की कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो जो दाम का उतार चढ़ाव है वह भी किसान को निरुत्साहित करता था इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये दुर्गम क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, लॉजिस्टिक की भी सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, रास्ते भी कठिनाई कारक हैं, और इसलिए सामान्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इसका उत्पादन किसान बढ़ाए तो, लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं आए तो वो बढ़ा के भी क्या करेगा, और इसलिए निवेश भी नहीं आता था। खेती को देखकर निवेशक प्रोत्साहित होता है और इंडस्ट्री को देखकर उत्पादनकर्ता प्रोत्साहित होता है। तो इसलिए ये चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार ने ऑयल पाम मिशन का निर्णय किया और उसके अंतर्गत इन चिंताओं को समाधान करने की कोशिश की। सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो जो मैंने भाव के उतार चढ़ाव की बात कही, तो भाव के उतार चढ़ाव की चिंता किसान को न करना पड़े और उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी। 5 साल का औसत निकालेंगे, जैसे एमएसपी को करते हैं, लगभग उसी दिशा में एक मैकेनिज्म बनेगा और केंद्र सरकार उसके मूल्य का निर्धारण करेगी। तो किसान के सामने आने वाले कल में फसल आएगी तो मूल्य उसके सामने रहेगा, तो वो खेती करने की ओर प्रवृत्त होगा। और साथ ही ये भी निर्णय किया है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। इसलिए किसान की जो वाजिब दाम की चिंता रहती है वह उससे मुक्त हो सकेगा। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय इस दृष्टि से है।